तो हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी 6th सेमेस्टर बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी के लास्ट लेक्चर में हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन इंजीनियरिंग तक कवर किया था। फर्स्ट लेक्चर हमारा बायोटेक के ऊपर था, सेकंड लेक्चर हमारा एंजाइम बायोटेक के ऊपर था, थर्ड लेक्चर हमने बायोसेंसर कवर किया था, और जो लास्ट फोर्थ लेक्चर था वहां पर हमने प्रोटीन इंजीनियरिंग को कवर करा था। अब आज का जो आपका टॉपिक है वो है माइक्रोब्स का यूजेस। देखो, यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री, साथ ही साथ प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। देखो, हमें क्या करना है, माइक्रोब्स का यूज बताना है इंडस्ट्री में, कि इंडस्ट्री में माइक्रोब का हम किस तरह से यूज लेते हैं। साथ ही साथ एंजाइम प्रोडक्शन किस तरह से होता है, जनरल कंसिडरेशन बताइए। फिर हमें थोड़े बहुत एंजाइम के बारे में पढ़ना है, जैसे अमाइलेज, केटेलेज, पेरोक्सीडेज, लाइपेज, प्रोटीएज, पेनिसिलिनेज। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हमें यूजेस देखना है माइक्रोब्स के इंडस्ट्री में, फिर एंजाइम का प्रोडक्शन देखना है, उसका जनरल कंसिडरेशन कि एंजाइम का प्रोडक्शन किस तरह से होता है, फिर अमाइलेज एंजाइम, केटेलेज एंजाइम, पेरोक्सीडेज एंजाइम, लाइपेज, प्रोटीएज और पेनिसिलिनेज का हमें यूजेस और इसके फंक्शन को देखना है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहां से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और कोई भी एंजाइम आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है, और अगर 2 एंजाइम एक साथ आ जाते हैं तो 5 मार्क्स में आते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज का आपका सबसे पहला टॉपिक है यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हमें देखना है कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कि माइक्रोब्स का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या क्या रोल है। देखो, बहुत तरह के रोल है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में माइक्रोब्स के। माइक्रोब्स कई तरह के अमीनो एसिड बनाते हैं, कई तरह के विटामिन बनाते हैं, कई तरह के एंजाइम बनाते हैं, फर्मेंटेशन में भी रोल होता है। तो वन बाय वन सारी इंपॉर्टेंस देखेंगे, पर सबसे पहले बात करूं माइक्रोब्स होते क्या हैं, तो माइक्रोब्स आर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हमें माइक्रोस्कोप के अंदर में देखना पड़े तो उसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक, जो माइक्रोस्कोप के अंदर में हम देखें। ठीक है, या तो वो सिंगल सेल में एग्जिस्ट करता है, देखो ये अकेला है ना, तो ये या तो सिंगल सेल में एग्जिस्ट करता है या फिर ये कॉलोनी की फॉर्म में रहता है। कॉलोनी मतलब इस तरह से बहुत सारे एक साथ, तो या तो ये कॉलोनी फॉर्मेशन करते हैं या ये सिंगल सेल में एग्जिस्ट करते हैं। तो माइक्रोब्स आर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हमें माइक्रोस्कोप के अंडर में देखना पड़े, जो कि सिंगल सेल में एग्जिस्ट करते हैं या फिर कॉलोनी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने माइक्रोब्स का एक यूज लिखा है कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो प्रोबायोटिक बनाने के काम आते हैं। प्रोबायोटिक क्या होती है? प्रोबायोटिक एक लिक्विड होता है, ठीक है, जहां पर आपको गुड बैक्टीरिया होते हैं। प्रोबायोटिक के अंदर होते हैं गुड बैक्टीरिया, जो कि आपके इंटेस्टाइन की हेल्थ को बेटर बना के रखते हैं। चलिए, तो आपको क्लियर हो गया माइक्रोब्स क्या होते हैं। माइक्रोब्स आर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन सिंगल सेल और इन कॉलोनी फॉर्म। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक। जो आपके माइक्रोब्स होते हैं वो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, वाइडली यूज्ड होते हैं। किसकी प्रोडक्शन के लिए? डेयरी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए, बेवरेजेस की प्रोडक्शन के लिए, एज वेल एज एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन के लिए। आगे चलते हैं, आपको लिखा है डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स होते हैं। कुछ एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस, ये सारे क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो हैं। ये सारे क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स है, जिनको हम अंडर माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। तो दे ऑल आर माइक्रोब्स, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स लाइक एल्गी, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड वायरस। नेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखा है साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो देखो, आपने एनसीईआरटी क्लास 11th में पढ़ा होगा कि साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड ये जो है ऑक्सीजन प्रोडक्शन करता है। फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस बीजीए ने ही करा था। नेक्स्ट आपको लिखा है इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोसेस माइक्रोब्स आर वाइडली यूज्ड
टू सिंथेसाइज ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैल्यूएबल टू ह्यूमन बींग। लार्ज स्केल की अगर मैं बात करूं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर माइक्रोब्स से हम बहुत कुछ बना सकते हैं और वो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है और वैल्यूएबल होता है। जैसे आप फूड एडिटिव बना सकते हैं, अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस आप बना सकते हैं, बायोफ्यूल्स हो गया, बायो फर्टिलाइजर्स हो गए, कई तरह की वैक्सीन, कई तरह के एंटीबायोटिक आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि लार्ज स्केल पे हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस में माइक्रोब्स का बहुत ज़्यादा यूज़ लेते हैं ताकि हम फूड एडिटिव बना सके, अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस बना सके, बायोफ्यूल, बायो फर्टिलाइजर, वैक्सीन एज वेल एज एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो आपने सुना होगा पेनिसिलियम नोटेटम, एक फंगस है। क्या नाम है? पेनिसिलियम नोटेटम, एक फंगस है। उस फंगस से एक साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आप पढ़ते आ रहे हैं तो कब से, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये साइंटिस्ट का नाम है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंगस से एंटीबायोटिक निकाली थी जिसका नाम है पेनिसिलिन। आई रिपीट, साइंटिस्ट का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने क्या करा, पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंगस से पेनिसिलिन को निकाला। और पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, फंगस से एक एंटीबायोटिक बना ली। ठीक है, तो फंगस ने हमें एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में हेल्प करी नहीं करी, पेनिसिलिन बनाने में हेल्प करी नहीं करी, वहां से तो आइसोलेट करी हमने। और ये फंगस क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है? देखो, बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये देखो फंगाई। ठीक है, तो इस तरह से चलो आगे देखते हैं। और भी बहुत सारे यूज है माइक्रोब्स के इंडस्ट्री में। जैसे यहां पर आप देखो, माइक्रोब्स ऑल्सो प्ले क्रूशियल रोल इन फर्मेंटेशन प्रोसेस टू ऑब्टेन ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट। जो माइक्रोब्स होते हैं ना, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। ठीक है, फर्मेंटेशन यूनिट नंबर 5 में पूरा फर्मेंटर है, लार्ज स्केल फर्मेंटर और स्मॉल स्केल पे फर्मेंटर, बेच फर्मेंटेशन, कंटिन्यूस फर्मेंटेशन, तो वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना याद रखो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी माइक्रोब्स जो है यूज होते हैं। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है द कॉमन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस से आपको कौन कौन से कॉमन प्रोडक्ट मिलते हैं? तो आप बोलना फर्मेंटेटेड बेवरेजेस, फ्रूट जूस आप बना सकते हो, एंटीबायोटिक्स आप बना सकते हो। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से आप फर्मेंटेटेड बेवरेजेस, फ्रूट जूसेस एज वेल एज एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन कर सकते हो। अब देखो, ईस्ट क्या है? ईस्ट भी तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है ना। तो ईस्ट आर वाइडली यूज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस लाइक बियर, ब्रांडी, रम, वाइन, विस्की। तो ये ईस्ट से बनती है। ईस्ट जो है इन सब के प्रोडक्शन में हेल्प करती है, बियर के, रम के, वाइन के, विस्की के प्रोडक्शन में हेल्प करती है ईस्ट। और ईस्ट एक बेकर्स ईस्ट भी होती है, बेकर्स ईस्ट, जिसका नाम होता है सैक्रोमाइसिस सर्विसेज। अब वो आपके काम का नहीं है। अब इतना याद रखो, ईस्ट जो है वाइडली यूज्ड होती है, वाइडली यूज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बियर, ब्रांडी, रम, वाइन, विस्की। एंड ईस्ट जो होता है बेकर्स ईस्ट भी होता है, जो बेकरी में हम यूज लेते हैं, बेकर्स ईस्ट बोलते हैं इसलिए उसको। और जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई तरह के ऑर्गेनिक एसिड के फॉर्मेशन में भी एक इसेंशियल रोल प्ले करते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिडिक एसिड। अगर मैं बात करूं सिट्रिक एसिड की, तो एस्परगिलस नाइगर से, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एस्परगिलस नाइगर, इससे सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और भी है, जैसे एसिडोबैक्टर एसिटाई, उससे एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है, एसिडोबैक्टर एसिटाई से एसिटिक एसिड बनता है, जैसे एस्परगिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड बनता है। तो ऐसे कई तरह के एसिड आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वी कैन से माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगर आप जीन ट्रांसफर मेथड करोगे, तो जीन ट्रांसफर मेथड करने के बाद आप उससे इंडस्ट्रियल एंजाइम बना सकते हो कई तरह के। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मेजरली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एंजाइम थ्रू द सेफ जीन ट्रांसफर मेथड। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखा है माइक्रोबियल एंजाइम आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है एंटीबायोटिक के ऊपर, जैसे पेनिसिलिन। मैंने आपको बोला ना, पेनिसिलिन जो है हमने आइसोलेट करी थी एक फंगस से जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। 1928 की ये बात है और साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसके बाद लास्ट पॉइंट में लिखा है वाइटामिन। माइक्रोब्स आर ऑल्सो केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग वाइटामिन, कई तरह के वाइटामिन, जैसे वाइटामिन के।
गट के माइक्रोब्स जो होते हैं ना, आपके गट में जो माइक्रोब्स होते हैं, गुड बैक्टीरिया, वो विटामिन के का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमने देखा माइक्रोब्स के कितने तरह के यूज हैं, आप खुद देख लीजिए, कई सारे यूज हमने बता दिए। ठीक है, अब बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम की। तो एंजाइम आप सभी जानते हैं, हमने पढ़ा भी था कि एंजाइम आर स्पेसिफिक इन नेचर, ब्रीथिंग से लेकर डाइजेशन तक एंजाइम हमारी मदद करता है। एंजाइम आर बायोकैटेलिस्ट, और ये जो है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। तो कई तरह के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे एंजाइम के। एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी लेक्चर नंबर 2 यूनिट नंबर 1। ठीक है, अभी देखो एंजाइम आर प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम एंजाइम का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, माइक्रोब से ही क्यों, प्लांट से क्यों नहीं, एनिमल से क्यों नहीं, जबकि आप इनसे भी एंजाइम प्रोडक्शन कर सकते हो, प्लांट और एनिमल से भी आप एंजाइम प्रोडक्शन कर सकते हो। देन व्हाई वी प्रीफर माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को ही हम क्यों यूज लेते हैं एंजाइम प्रोडक्शन में, एनिमल और प्लांट को क्यों नहीं लेते? तो देखो, माइक्रोब्स को हम इसलिए यूज लेते हैं, वन बाय वन पॉइंट समझते हैं, क्योंकि माइक्रोब्स जो होते हैं चीपर टू प्रोड्यूस, आसानी से आप प्रोड्यूस कर सकते हो। कल्चर मीडिया आपने बनाया, और कल्चर मीडिया बनाने के बाद यहाँ पर माइक्रोब्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, और बहुत सारे माइक्रोब्स ग्रो हो जाते हैं, कॉलोनी पे कॉलोनी बन जाती है यहाँ पे। तो माइक्रोब्स आर चीपर टू प्रोड्यूस। दूसरी बात, यहां पर हम एंजाइम का प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि इतने अमाउंट में बनेगा। प्रिडिक्टेबल होता है ये, और कंट्रोलेबल होता है, हम चाहे जितना बना सकते हैं, और एक एस्टिमेशन भी दे सकते हैं कि इतने हैं तो इतना एंजाइम का प्रोडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, रिच क्वांटिटी ऑफ एंजाइम कैन बी प्रोड्यूस अंडर सुटेबल ग्रोथ कंडीशन यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए आपने कल्चर मीडिया तैयार किया, कल्चर मीडिया तैयार करने के बाद आपको वहां पर माइक्रोब्स की ग्रोथ करानी है, माइक्रोब्स यहाँ पे ग्रोथ करने आएंगे। अगर आपने कल्चर मीडिया बहुत ही अच्छा प्रिपेयर किया, आपने पीएच का ध्यान रखना, आपने विटामिन का, मिनरल का, जो भी अगर अगर का यहाँ पे सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने की रिक्वायरमेंट है, आपने सारी फुलफिल करी, टेम्परेचर से लेकर, पीएच से लेकर, मीडियम से लेकर, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर, जो भी उन्हें चाहिए था आपने टोटल दिया, तो फिर माइक्रोब्स की ग्रोथ कैसे होगी? बहुत अच्छी होगी ना। तो यहां पर वही लिखा है कि अगर माइक्रोब्स की ग्रोथ अच्छी होगी तो एंजाइम की क्वांटिटी भी अच्छी बनेगी, क्योंकि माइक्रोब्स आर यूज्ड इन द एंजाइम प्रोडक्शन। तो जितने ज्यादा माइक्रोब्स और जितने अच्छे माइक्रोब्स, उतना ही अच्छा और उतना ही ज्यादा एंजाइम प्रोडक्शन। और माइक्रोब्स की ग्रोथ कब ज्यादा होगी? जब आपने कल्चर मीडिया बहुत ही अच्छा प्रिपेयर करा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इट इज ऑल्सो इजी टू मैनिपुलेट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक सो दैट द प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड एंजाइम कैन बी इंक्रीज्ड। आप क्या कर सकते हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से माइक्रोब्स में चेंज कर सकते हो, ताकि आपको आपका डिजायर्ड एंजाइम मिल जाए। मान लीजिए आपको डिजायर्ड एंजाइम चाहिए, आपको एंजाइम में कुछ अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, आप चाहते हो कि आपका एंजाइम जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर भी डीनेचर ना हो, पीएच चेंज करने पर भी डीनेचर ना हो, तो डिजायर्ड एंजाइम आपको चाहिए। तो उस कंडीशन में आप जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद लेके माइक्रोब्स में चेंज करके आपके डिजायर्ड एंजाइम को ऑब्टेन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, कि हम माइक्रोब्स को क्यों प्रीफर करते हैं एज कंपेयर टू प्लांट एंड एनिमल, तो वो देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिकवरी, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन। जब एंजाइम कल्चर मीडिया में बन जाएगा तो उसकी आपको करनी होगी रिकवरी, उसकी आपको करना पड़ेगा आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन। तो वो माइक्रोबियल एंजाइम के लिए इजी होता है एज कंपेयर टू प्लांट एंड एनिमल। जो प्लांट एंड एनिमल से आपको एंजाइम मिलते हैं ना, उसका आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, रिकवरी करना डिफिकल्ट होता है, पर जो माइक्रोब से आपको एंजाइम मिलते हैं उनका आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, रिकवरी करना बहुत आसान होता है एज कंपेयर टू प्लांट एंड एनिमल। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखा है, मोस्ट ऑफ एंजाइम यूज्ड इंडस्ट्रियली आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रोब्स। जो हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे एंजाइम यूज होते हैं वो माइक्रोब से ही ऑब्टेन्ड होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है एस्परगिलस नाइगर, जो कि एक फंगस है, उससे आप बल्क में एंजाइम प्रोड्यूस कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे बायोलॉजिकल सोर्स लिखा है एस्परगिलस नाइगर। एस्परगिलस नाइगर से हमें एंजाइम मिलता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज। एंजाइम के नीचे एरो करके मैंने लिखा है ग्लूकोज ऑक्सीडेज। बायोलॉजिकल सोर्स में मैंने लिखा है एस्परगिलस नाइगर, और इस ग्लूकोज ऑक्सीडेज का मैंने काम लिखा है, एप्लीकेशन लिखी है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम आता है हमारे प्रिपेयर्ड फूड्स में। जो भी हमारा फूड बन चुका है, अब उसका ऑक्सीडेशन ना हो, इसलिए हमें उसमें ग्लूकोज ऑक्सीडेज को यूज करना होता है। यह एक एंजाइम है जो कि एस्परगिलस नाइगर से हमें मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल कंसिडरेशन की।
एंजाइम प्रोडक्शन के जनरल कंसिडरेशन की कि आप किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंजाइम का प्रोडक्शन करवा सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले आपके पास होता है प्रिजर्व्ड इनोक्यूलम। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर ये इनोक्यूलम क्या है। तो यहां पर देखिए, पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए सुटेबल मीडियम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक सुटेबल मीडियम में, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना एक सुटेबल कल्चर मीडियम में है, उसे हम कह रहे हैं इनोक्यूलम। ठीक है, तो इनोक्यूलम क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए सुटेबल कल्चर मीडियम। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास है प्रिजर्व्ड इनोक्यूलम। प्रिजर्व्ड इनोक्यूलम के बाद आपने क्या करना है, वो जो इनोक्यूलम है उसका डेवलपमेंट करवाना है। आपके पास रखा हुआ था प्रिजर्व्ड इनोक्यूलम था, अभी आपने क्या कराना है, उस इनोक्यूलम का डेवलपमेंट कराना है इनोक्यूलेशन टैंक में डाल के। ठीक है, फिर फर्मेंटर में आप डालोगे, कहां पर डालोगे, फर्मेंटर में। तो सबसे पहले आपके पास था प्रिजर्व्ड इनोक्यूलम, उसका क्या कराना है, इनोक्यूलम डेवलपमेंट। फिर आपको उसको कहां पर डालना है, इनोक्यूलेशन टैंक में डालना है। फिर बाद में क्या है, फर्मेंटर, फर्मेंटर में डालोगे। तो जैसे ही आप उसे फर्मेंटर में डालोगे, जो बैक्टीरिया की सेल है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर ग्रो कर रहे हैं, बैक्टीरिया फंगस जो भी आप ग्रो करा रहे हो, उसकी सेल जो है डिसरप्शन होगी, तोड़नी है हमें। फिर उसके बाद क्या होगा, उसका फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, सेल का डिसरप्शन, फिर होगा फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन होने के बाद वहां पर जो न्यूक्लियक एसिड था, सेल के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड था, डीएनए आरएनए, उसको हमें रिमूव करना है। तो आप देख सकते हैं यहां से मैंने निकाल रखा है, मतलब मैं रिमूव कर रहा हूं। तो सेल डिसरप्शन, आप देखिए यहाँ पे सेल को डिसरप्शन कर रखा है मैंने। सेल डिसरप्शन के बाद होता है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बाद न्यूक्लिक एसिड जो है उसको रिमूव करना है, और फिर न्यूक्लिक एसिड रिमूव करने के बाद आपको उसका कराना है सोल्ट ट्रीटमेंट। क्या कराना है, सोल्ट ट्रीटमेंट। और जैसे ही आपने सोल्ट ट्रीटमेंट कराया, आपको रखना है उसको कूल स्टोरेज पे, और कूल स्टोरेज कराने के बाद वापस फिल्ट्रेशन। पहले आपने फिल्ट्रेशन करा, फिल्ट्रेशन के बाद 3 स्टेप है, न्यूक्लिक एसिड निकालो, उसमें सोल्ट डालो, और सोल्ट डालने के बाद उसको ठंडी जगह पे रख दो। ऐसे याद रखो बिल्कुल हिंदी में, कि फिल्ट्रेशन करो, न्यूक्लिक एसिड को रिमूव करो, फिर उसमें नमक डालो, सोल्ट ट्रीटमेंट करो, और जैसे ही सोल्ट ट्रीटमेंट करा उसको ठंडी जगह पे रख दो, मतलब कूल स्टोरेज में रख दो, और फिर फिल्ट्रेशन करो। ठीक है, अब फिल्ट्रेशन के बाद आपको फाइनल प्यूरिफिकेशन करना है। तो फाइनल प्यूरिफिकेशन के लिए क्रोमेटोग्राफी करनी है। ठीक है, 5th सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी यूनिट नंबर 5th में क्रोमेटोग्राफी आपने पढ़ी है। तो क्रोमेटोग्राफी से आपने क्या करना है, फाइनल प्यूरिफिकेशन करना है, फिर फ्रीज ड्राइंग से पास कराना है, और एंजाइम पाउडर आपका बनके तैयार। तो यहां पर आपने किस तरह से करा, जो आपके पास प्रिजर्व्ड इनोक्यूलम था, मतलब जो कल्चर मीडिया था, कल्चर मीडिया में जो बैक्टीरिया थे या जो भी आपकी फंगस वगैरह थी जिनको आपने ग्रो कराना है, तो प्रिजर्व्ड इनोक्यूलम, फिर इनोक्यूलम डेवलपमेंट, इनोक्यूलेशन टैंक, फर्मेंटर में आपने डाला। फर्मेंटर में क्या हुआ, सेल का डिसरप्शन, फिल्ट्रेशन, न्यूक्लिक एसिड का रिमूवल, सोल्ट ट्रीटमेंट, कूल स्टोरेज में रखा, फिल्ट्रेशन, फाइनल प्यूरिफिकेशन विद क्रोमेटोग्राफी, फ्रीज ड्राइंग एंड एंजाइम पाउडर तैयार। अब आपको यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट कैसे करना है। मैंने आपको ये तो बोल दिया कि प्रिजर्व्ड इनोक्यूलम कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया है या फंगस है या जो भी है, एल्गी, जो भी माइक्रोस्कोपिक है। अब आप बोलोगे कि इनको मैं सिलेक्ट कैसे करूं, मैं कैसे सिलेक्ट करूं कि यही वाला मुझे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए। तो आप ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेना जिसका मेटाबोलाइट जो है वो बहुत कम हो, मतलब उसका फालतू का जो वेस्ट प्रोडक्ट निकाले वो बहुत कम हो। उसके मेटाबोलाइट्स कैसे होने चाहिए, मेटाबोलाइट प्रोड्यूस्ड बाय देम इज मिनिमल। दूसरा आपको यहां पे लिखा है दैट कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ डिजायर्ड एंजाइम। सीधी सी बात है, हम हमारा फायदा देखेंगे, हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेंगे जो कि हमारे डिजायर्ड एंजाइम को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करके हमें दे दे विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड, जो कि ज्यादा अमाउंट में हमें डिजायर्ड एंजाइम दे दे विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड। और दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है मेटाबोलाइट प्रोड्यूस देम इज मिनिमल। थर्ड पॉइंट है फ्रॉम द सिलेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनोक्यूलम इज प्रिपेयर्ड इन अ लिक्विड मीडियम। फिर उससे हम इनोक्यूलम प्रिपेयर कर देंगे। ठीक है, इनोक्यूलम क्या होता है, वही कल्चर मीडियम बैक्टीरिया। मीडियम को तैयार करना है तो मीडियम कैसा होना चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट उसमें होने चाहिए जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हो, साथ ही साथ ताकि हमारा सफिशिएंट क्वांटिटी में एंजाइम का प्रोडक्शन हो जाए। जितने अच्छे से माइक्रोब्स ग्रो करेंगे उतने अच्छे से एंजाइम का प्रोडक्शन होगा। अब आपने कल्चर मीडिया जो बनाना है, ये तो आपको समझ में आ गया कि न्यूट्रिशन वगैरह प्रॉपर रखना है, और कल्चर मीडिया आपको ऐसा लेना है जो इजीली अवेलेबल हो, लो कॉस्ट का हो। मतलब हमें हमारा सारा फायदा देखना है, हमें बैक्टीरिया भी अच्छा चाहिए, ग्रोथ भी अच्छी चाहिए, एंजाइम प्रोडक्शन भी अच्छा चाहिए, डिजायर्ड एंजाइम चाहिए। कल्चर मीडिया पे भी हम कंजूसी करेंगे, लो कॉस्ट का चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, और न्यूट्रिशन सारे प्रोवाइड करा देंगे।
नेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखा है सबस्ट्रेट कॉमनली यूज्ड इन कल्चर मीडियम। तो ऐसे कौन कौन से सबस्ट्रेट है जो कि आपको कल्चर मीडियम में डालने ही चाहिए ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ अच्छी हो। तो कई तरह के पल्सेस है, वीट, मोलाजेस, ईस्ट एक्सट्रैक्ट और कुछ बीफ एक्सट्रैक्ट भी होता है, अगार अगार भी होता है। पीएच आपको मेंटेन करना है, ऑप्टिमल मेंटेन करना है, ऐसा मेंटेन करना है जहां पर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ मैक्सिमम हो। फिर प्रोडक्शन प्रोसेस दो तरह से होती है, या तो सिर्फ एक सिंगल टाइम प्रोडक्शन होगा और आपका प्रोडक्ट तैयार, या फिर एक प्रोडक्शन ऐसी होती है जो कंटिन्यूअस चलती जाती है। इस तरह से कंटिन्यूअस फॉर्मेशन होता रहता है। ठीक है, तो ये सिंगल टाइम वाली को हम बोलेंगे बैच प्रोसेस, और ये जो कंटिन्यूअस है इसको कंटिन्यूअस ही बोलेंगे। ठीक, ऑप्टिमम लेवल ऑफ ग्रोथ कंडीशन शुड बी मेंटेन, जैसे न्यूट्रिशन, पीएच, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सप्लाई। अपार्ट फ्रॉम डिजायर्ड एंजाइम सम अदर मेटाबोलाइट आल्सो प्रोड्यूस, दस द एंजाइम शुड बी रिकवर्ड एंड प्यूरिफाइड। जैसा कि मैंने आपको कहा, अपार्ट फ्रॉम डिजायर्ड एंजाइम मतलब कि डिजायर्ड एंजाइम के अलावा वहां पर कुछ अदर मेटाबोलाइट भी बनेंगे। तो हमें अदर मेटाबोलाइट से कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए हमारा डिजायर्ड एंजाइम। तो इस डिजायर्ड एंजाइम को निकालना, आइसोलेशन करना, प्यूरिफिकेशन करना, इसकी रिकवरी करना आसान होनी चाहिए। ऐसा बैक्टीरिया आप लो, ऐसा एल्गे आप लो, ऐसा फंगस आप लो जिसकी आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन इजी हो। अब एक बात और जो कि इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से सुनो। रिकवरी प्यूरिफिकेशन की स्टेप में मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। एक होता है आपके सेल के अंदर प्रोड्यूस हुआ एंजाइम, और एक होता है कि बाहरी प्रोडक्शन हो गया सेल के। तो जो सेल के बाहर प्रोडक्शन हुआ है ना, उसकी रिकवरी बहुत आसानी से हो जाती है। और जो सेल के अंदर एंजाइम प्रोडक्शन हुआ है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया को आप ग्रो करा रहे थे और सेल के अंदर एंजाइम का प्रोडक्शन हुआ है, तो वहां पर आपको सबसे पहले सेल को लाइसिस करना पड़ेगा, देन आपका एंजाइम रिलीज होगा, देन आपको उसको रिकवर करना है, प्यूरिफाई करना, आइसोलेट करना, तो काफी दिक्कत आती है। तो ध्यान रखना, जो इंट्रासेलुलर एंजाइम है, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर एंजाइम की रिकवरी, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है जो कि बाहर बन चुका है, उसकी आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, रिकवरी जो है इजी होती है। अभी मान लीजिए कि सेल के अंदर एंजाइम बना है, तो डिपेंड करता है, अगर बैक्टीरिया की सेल है तो हम पहले उसको लाइसोजाइम से तोड़ेंगे, फिर आपका एंजाइम निकलेगा, फिर आप आइसोलेशन करोगे, प्यूरिफिकेशन करोगे, रिकवरी करोगे, तो वो अलग बात हो जाती है। तो ध्यान रखना, इंट्रासेलुलर में थोड़ा टाइम लगता है और एक्स्ट्रा सेलुलर जो है बड़ी आसानी से हो जाता है। लिखा हुआ है मैंने, देखो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। एन एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम प्रेजेंट इन ग्रोथ कैन बी रिकवर्ड इजीली एज कंपेयर टू इंट्रासेलुलर, क्योंकि इंट्रासेलुलर में आपको सबसे पहले सेल को तोड़ना पड़ेगा हाई प्रेशर लगाकर, या फिर अगर सेल बैक्टीरिया की है तो लाइसोजाइम से आपको तोड़ना पड़ेगा। ये हो गया जनरल कंसिडरेशन। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें एंजाइम्स को पढ़ना है, सीरीज वाइज एंजाइम अरेंज है, जैसा कि आपको सिलेबस में मेंशन है, वैसे ही मैंने यहाँ पर नोट्स में सीरीज वाइज यहाँ पर अवेलेबल कराए हैं आपको सारे एंजाइम। सबसे पहला है अमाइलेज। अमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। आई रिपीट, अमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, और ये अमाइलेज जो है ह्यूमन सलाइवा में प्रेजेंट होता है। अमाइलेज कहां पे प्रेजेंट होता है, ह्यूमन सलाइवा में प्रेजेंट होता है, और ये स्टार्च को क्या कर देता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है, और इसे हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। क्या कहेंगे, केमिकल डाइजेशन। तो आपको ये बोलना है कि जो स्टार्च होता है वो कन्वर्ट हो जाता है शुगर में इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइलेज, और अमाइलेज कहाँ मिलता है, हमारे सलाइवा में। तो अमाइलेज फाउंड इन सलाइवा विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल डाइजेशन। अब बात कर रहे हैं अमाइलेज की, तो अमाइलेज वॉज द फर्स्ट एंजाइम टू बी डिस्कवर्ड एंड आइसोलेटेड। अमाइलेज वॉज द फर्स्ट एंजाइम टू बी डिस्कवर्ड एंड आइसोलेटेड, सबसे पहला एंजाइम है जो डिस्कवर्ड हुआ था। अब अल्फा अमाइलेज की बात करें, अल्फा अमाइलेज जो है आपको प्लांट से भी मिलेगा, एनिमल से भी मिलेगा, माइक्रोब से भी मिलेगा, और प्लांट में मैं बात करूं तो राइस से मिलता है। दिस एंजाइम शो एक्टिविटी इन वाइड रेंज ऑफ पीएच एज वेल एज टेम्परेचर। कितना ही थोड़ा टेम्परेचर आप बढ़ा दो, कितनी ही पीएच आप चेंज कर दो, ये एंजाइम जो है वाइड रेंज ऑफ पीएच और वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे जो है काम कर लेता है। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो अल्फा अमाइलेज होता है वो हमें प्लांट, एनिमल, माइक्रोब से मिलता है, प्लांट में राइस से मिलता है, और ये एंजाइम जो है वाइड रेंज ऑफ पीएच और टेम्परेचर पे सर्वाइव कर लेता है। अब बात करें कि अमाइलेज का प्रोडक्शन कैसे होता है। प्रोडक्शन ऑफ अमाइलेज,
तो अमाइलेज का प्रोडक्शन दो तरह से होता है, एक होता है सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन टेक्निक और एक होती है सबमर्ज फर्मेंटेशन। दो तरह की फर्मेंटेशन होती है, एक होती है सबमर्ज फर्मेंटेशन, एक होती है सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सबमर्ज्ड, फिर देखेंगे सॉलिड स्टेट। तो देखो चार चार पॉइंट आपको याद रखने हैं कि सबमर्ज फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो आपका सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का मतलब जो भी आपका कल्चर मीडिया है, वो बैक्टीरिया जो है फटाफट फटाफट यूटिलाइज कर लेते हैं, फटाफट फटाफट उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, खा लेते हैं और अपनी ग्रोथ कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है सबमर्ज्ड में, हमें यहाँ पर कंटिन्यूस जो है रिप्लेसमेंट करना होता है, कांस्टेंट रिप्लेस करना होता है इस मीडिया को, क्योंकि यहाँ का मीडिया जो है बैक्टीरिया यूज करते रहते हैं और कंटिन्यूसली यूज करते हैं, रैपिडली यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर कांस्टेंट रिप्लेस करना होता है सबस्ट्रेट को। नेक्स्ट आपको लिखा है मीडियम कैन बी स्टरलाइज एंड एंड प्रोडक्ट प्यूरिफाइड इजीली। मीडियम जो है बिल्कुल स्टराइल करके देना होता है। देखो जैसे मान लीजिए आपने कल्चर मीडिया बनाया, तो ये कल्चर मीडिया जो है पूरा स्टेराइल होना चाहिए। स्टेराइल क्यों बोल रहा हूं, ताकि कोई और बैक्टीरिया आके यहाँ पे ग्रोथ ना कर सके। शुरू में जब हम हमारा बैक्टीरिया डाले तो वो ही यहाँ पर ग्रोथ करे, तो कोई अदर बैक्टीरिया, कोई अदर वायरस, कोई अदर फंगाई यहाँ पे ग्रो नहीं करना चाहिए। जो हमें रिक्वायर्ड है वही ग्रो करना चाहिए। लास्ट पॉइंट में लिखा है द प्रोसेस पैरामीटर, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, एरेशन, ऑक्सीजन ट्रांसफर, मॉइस्चर, इन सबको कंट्रोल करना है, सबको ऑप्टिमम रखना है, फेवरेबल रखना है, फेवरेबल टेम्परेचर पे, फेवरेबल पीएच पे, फेवरेबल एरेशन पे, फेवरेबल मॉइस्चर पे हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत ज्यादा अमाइलेज का प्रोडक्शन करेगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, यूटिलाइज फ्री फ्लोइंग लिक्विड सबस्ट्रेट। यहाँ पर लिक्विड सबस्ट्रेट की बात हो रही है, जैसे मोलासेस और ब्रोथ की, और सबमर्ज्ड में। और अगर आप बात करेंगे सॉलिड स्टेट की, सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में एम्प्लॉय द माइक्रोब्स दैट रिक्वायर्ड लेस मॉइस्चर। ऐसे माइक्रोब्स को ग्रो कराना है जिनको लेस मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि सॉलिड स्टेट है तो मॉइस्चर वॉइस्चर का काम नहीं है। ऐसे माइक्रोब्स ग्रो होंगे जिनको मॉइस्चर की बहुत कम जरूरत हो। ठीक है। और यहां पर सबस्ट्रेट जो है वो रैपिडली यूटिलाइज नहीं होता, जैसा कि आपने पहले देखा था यहाँ पर कि यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है वो रैपिडली यूटिलाइज हो रहा था, जिसकी वजह से हमें कांस्टेंट रिप्लेस करना पड़ रहा था। पर अगर बात करूं सॉलिड स्टेट की, द सबस्ट्रेट इज नॉट यूटिलाइज रैपिडली, जैसे कि हमारा सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन हो रहा था ना, वैसे यहाँ पे नहीं होता। और ये जो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन है, एसएसएफ, सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन रिक्वायर्ड सिंपल इक्विपमेंट। ये बड़ा सीधा साधा आदमी है ना, तो यहाँ पे आपको रैपिडली जो है सबस्ट्रेट को चेंज करना होगा, और यहाँ पर जो है सिंपल इक्विपमेंट का यूज होता है। यहाँ पर कोई भी अदर इक्विपमेंट जैसे हाईटेक इक्विपमेंट नहीं चाहिए, सिंपल इक्विपमेंट चाहिए, सिंपल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। साथ ही साथ सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन जो होती है एक प्रोमिसिंग मेथड होती है आपके एंजाइम के प्रोडक्शन की। एसएसएफ इज प्रोमिसिंग मेथड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होती है प्रोमिसिंग मेथड होती है एंजाइम प्रोडक्शन की। अब अमाइलेज की आपको इंपॉर्टेंस दे रखी है, यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्वीटनर इन फूड इंडस्ट्री। स्वीटनर के प्रोडक्शन में काम आता है फूड इंडस्ट्री में। इट हैज गुड हीट स्टेबिलिटी। इट इज ऑल्सो यूज फॉर कन्वर्टिंग द ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला, स्टार्च को शुगर में, मतलब वही हो गया, स्टार्च मतलब ग्लूकोज, और ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ये ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब सेकंड एंजाइम देखते हैं। सेकंड एंजाइम है केटेलेज। केटेलेज जो होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड को, ये H2O2 का मतलब होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, और इसकी स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। तो H2O2 को ये केटेलेज जो है डिकम्पोज कर देता है। H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और यहां पर एंजाइम कौन सा डलेगा, केटेलेज। तो केटेलेज क्या करता है, इस H2O2 को डिकम्पोज कर देता है वाटर और ऑक्सीजन में। यहां पे लिखा हुआ है मैंने, दिस एंजाइम प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ peroxide एंड ऑल्सो प्रिवेंट द डैमेज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल एंड टिश्यू बाय peroxide। अब देखो समझो, मैंने आपको बोला कि ये केटेलेज एंजाइम जो है H2O2 को वाटर और O2 में कन्वर्ट कर देता है, मतलब H2O2 का अमाउंट ये कम कर रहा है, क्योंकि ये जो है डिकम्पोज कर रहा है ना H2O2 को। H2O2 डिकम्पोज होके पानी और ऑक्सीजन बन रहा है, और H2O2 कम है। मान लीजिए किसी कारण से ये केटेलेज एंजाइम काम नहीं कर रहा, तो केटेलेज एंजाइम काम नहीं करेगा तो H2O2 बढ़ता जाएगा, उसको डिकम्पोज करने वाला कोई नहीं रहेगा, और H2O2 बढ़ता जाएगा तो ये आपके सेल को, ऑर्गेनल को, टिश्यू को, सबको डैमेज कर देगा।
तो कैटेलिस्ट क्या कर रहा है, अगर मैं देखूं कैटेलिस्ट को, तो कैटेलिस्ट जो है H2O2 के ओवर प्रोडक्शन को रोक रहा है, H2O2 को लेवल में रख रहा है, H2O2 को डिकम्पोज कर रहा है वाटर और ऑक्सीजन में, और हमें बचा रहा है सेल डैमेज होने से, ऑर्गेनल डैमेज होने से, टिश्यू डैमेज होने से। अगर मैं बात करूं कैटेलिस्ट हमें मिलेगा कहां पर, तो हमारी बॉडी में कैटेलिस्ट जो होता है वो लीवर में होता है। आई रिपीट, हमारी बॉडी में लीवर में कैटेलिस्ट बहुत ज्यादा होता है। सो वी कैन से इन मैमल्स लीवर इज द रिच सोर्स ऑफ कैटेलिस्ट। आगे बात करते हैं, कैटेलिस्ट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर वेरियस पर्पस। इन फूड इंडस्ट्री इट इज यूज्ड विद अदर एंजाइम फॉर प्रिजर्विंग फूड स्टफ। इसको आप फूड इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हो प्रिजर्वेशन करने के लिए। जो भी फूड स्टफ होता है उसका प्रिजर्वेशन करने के लिए आप फूड इंडस्ट्री में इसको यूज ले सकते हो अदर एंजाइम के साथ। कमर्शियल कैटेलिस्ट आर यूज्ड फॉर ब्रेक डाउन H2O2 इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी आप कैटेलिस्ट को यूज ले सकते हो, वो ब्रेक डाउन कर देगा H2O2 को। अब नेक्स्ट है आपका परऑक्सीडेज एंजाइम। देखो परऑक्सीडेज का भी सेम काम है। परऑक्सीडेज भी क्या करता है, H2O2 को डिकम्पोज करता है। ठीक है, अब परऑक्सीडेज एंजाइम जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं। परऑक्सीडेज एंजाइम इज क्लासिफाइड इनटू हीम परऑक्सीडेज और नॉन हीम परऑक्सीडेज। किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया, ऑन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ हीम। जिसके पास हीम प्रेजेंस है वो तो हो गया हीम परऑक्सीडेज, और जिसके पास हीम एब्सेंट है वो हो गया नॉन हीम परऑक्सीडेज। तो परऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है वो H2O2 को ही डिकम्पोज करता है। आप बोल देना कि H2O2 अगर बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होके हमारे सेल को, टिश्यू को, ऑर्गेनल को नुकसान पहुंचाता है। सो परऑक्सीडेज एंजाइम क्या करता है, उसे डिकम्पोज करता है। और परऑक्सीडेज एंजाइम दो तरह से होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, और वी कैन से ऑन द बेस्ट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हीम। अगर हीम प्रेजेंस है तो हीम परऑक्सीडेज हो गया, और अगर हीम एब्सेंस है तो नॉन हीम परऑक्सीडेज हो गया। अब ये हीम परऑक्सीडेज को फर्दर मैंने दो सुपर फैमिली में असाइन किया है। एक होता है PCOXS, एक होता है PCATS। सिर्फ ये शॉर्ट नाम याद रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहो तो याद कर लो, परऑक्सीडेज साइक्लोऑक्सीजनेस सुपर फैमिली इजी है, और परऑक्सीडेज कैटेलेस सुपर फैमिली। ठीक है, तो हीम परऑक्सीडेज भी आगे फर्दर दो में होता है। क्लियर है यहां तक? तो अभी हम देख रहे हैं परऑक्सीडेज। अब इसके फायदे देखते हैं। H2O2 को तो तोड़ता है पर यूजेस भी तो होंगे। देखो यहां पर देखिए आप, इननेट इम्यूनिटी में परऑक्सीडेज जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ परऑक्सीडेज ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे कि एपोप्टोसिस और सेल सिग्नलिंग। सेल के सिग्नलिंग में, एक सेल दूसरे सेल को सिग्नलिंग करता है ना, उसमें भी इस एंजाइम का रोल रहता है। एंजाइम का नाम है आपका परऑक्सीडेज एंजाइम। और साथ ही साथ एपोप्टोसिस, जो कि प्रोग्राम सेल डेथ होती है, जो कि आपने पैथोफिजियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी होगी यूनिट नंबर 1 में, तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो बर्थ से प्रेजेंट हो। ये आपको बायोटेक में यूनिट नंबर 3 में मैं पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, टेंशन मत लो, बहुत डिटेल में। ठीक है, तो इननेट इम्यूनिटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये एंजाइम। साथ ही साथ एपोप्टोसिस में, सेल सिग्नलिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और टर्निप रूट परऑक्सीडेज हैज बीन यूज्ड इन यूरिक एसिड डिटेक्शन किट्स। जो टर्निप रूट होती है ना, वहां पे जो परऑक्सीडेज है वो यूज्ड होता है यूरिक एसिड के डिटेक्शन किट्स में। जो यूरिक एसिड का लेवल आप चेक करते हैं कि बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल कितना है, तो उनके जो डिटेक्शन किट्स होते हैं वहां पर ये टर्निप रूट परऑक्सीडेज यूज होता है। साथ ही साथ परऑक्सीडेज एंजाइम कंबाइन विद कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज। जो परऑक्सीडेज एंजाइम होता है ना, परऑक्सीडेज एंजाइम कंबाइंड विद कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज, और वी कैन से कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेस। देखो शॉर्ट में लिखा है परऑक्सीडेज एंजाइम कंबाइंड विद कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज, और वी कैन से कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेस। ठीक है, और ये किस काम आता है, परऑक्सीडेज जब कंबाइन होता है कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज और कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेस के, तो ये काम आता है यूज फॉर डिटेक्शन किट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जो डिटेक्शन किट्स होते हैं ना कोलेस्ट्रॉल के, जहां पर हम कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करते हैं, तो उन डिटेक्शन किट्स में काम आता है। लिखा हुआ है दैट एड का मतलब हेल्प इन द मॉनिटरिंग ऑफ ह्यूमन कोलेस्ट्रॉल लेवल। नेक्स्ट एंजाइम है आपका लाइपेस। लाइपेस क्या करता है, डाइटरी फैट को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। जैसे मान लो मेरे पास डाइटरी फैट है, जो भी मैंने खाना खाया उसमें जो भी फैट वगैरह आया, अब ये डाइटरी फैट जो है कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। काय में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो कौन
डाइटरी फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, उसका नाम है लाइपेस। लाइपेस कन्वर्ट डाइटरी फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब देखो, आपकी स्टमक की सेल है, स्टमक की सेल जो होती है प्रोड्यूस करती है गैस्ट्रिक लाइपेस। स्टमक की सेल क्या प्रोड्यूस करती है? गैस्ट्रिक लाइपेस, जो कि आपके बटर के और फैट के डाइजेशन में हेल्पफुल रहता है। और जो लाइपेस जो होता है ना, लाइपेस एक्सटेंसिवली फाउंड इन पेनक्रियास, प्रोड्यूस पेनक्रियाटिक लाइपेस दैट एक्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लाइपेस है वो पेनक्रियास से भी रिलीज होता है और उसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक लाइपेस, जो कि एक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके। तो ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं, जो स्टमक की सेल है वो भी प्रोड्यूस करती है लाइपेस, जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक लाइपेस, जो कि डाइजेशन करता है बटर का और फैट का, जो भी हमारे फूड में बटर और फैट होते हैं उसका। साथ ही साथ एक लाइपेस हमारी पेनक्रियास भी निकालती है, जिसको हम कहते हैं पेनक्रियाटिक लाइपेस, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एक्ट करता है। और लाइपेस का काम ही क्या है? लाइपेस का काम है डाइटरी फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना। तो अगर मैं इंपॉर्टेंस देखूं तो लाइपेस जो होता है मेंटेन करता है ट्राइग्लिसराइड का लेवल। ठीक है, कैसे मेंटेन करता है ट्राइग्लिसराइड को? ट्राइग्लिसराइड को ये कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। मतलब वही वाली बात हो गई, ये जो आपके डाइटरी फैट है ना, उसी को आप ट्राइग्लिसराइड्स बोल रहे हैं, तो डाइटरी फैट को ये कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। नेक्स्ट यूज लिखा हुआ है, जो लाइपेज होता है वो पूफा ऑब्टेन करने में हेल्पफुल रहता है। पूफा का मतलब होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये वो फूफा जी नहीं है, नाराज फूफा जी शादी में रहते ना, नाराज रिश्तेदार, वो नहीं है ये पूफा है। ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, इट इज एडेड इन डिटर्जेंट टू एनहेंस द रिमूवल ऑफ फैट और लिपिड बेस्ड स्ट्रेन फ्रॉम द फैब्रिक मटेरियल। मान लीजिए आपके पास कोई फैब्रिक मटेरियल है, ठीक है, और उस पर कोई धात धब्बे लग गए। अब आपके पास कोई डिटर्जेंट है, तो डिटर्जेंट में आपको ऐड करा होता है पहले से ही लाइपेज, और ये लाइपेज क्या करता है, आपके ये जो दांत धब्बे हैं इसको रिमूव कर देता है, इन स्ट्रेन को हटा देता है, बिना आपके फैब्रिक मटेरियल को डैमेज करे। आपके फैब्रिक मटेरियल को ये डैमेज नहीं करता, और जो इस पे दांत धब्बे लगे होते हैं वो हटाने में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो यहाँ पे लिखा है, इट इज एडेड इन द डिटर्जेंट टू एनहेंस द रिमूवल ऑफ फैट और लिपिड बेस्ड स्ट्रेन फ्रॉम द फैब्रिक मटेरियल। जो भी फैट और लिपिड बेस्ड जो स्ट्रेन होते हैं ना हमारे फैब्रिक मटेरियल पे, उसको रिमूव कर देता है ये, बिना हमारे फैब्रिक की क्वालिटी को अफेक्ट करे। अब नेक्स्ट है आपका प्रोटीएस। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था अभी? लाइपेस। अब क्या है हमारा? प्रोटीएस। प्रोटीएस नाम से पता लग रहा प्रोटीन को तोड़ने वाला। और प्रोटीन किससे बनी है? प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। कई सारे अमीनो एसिड मिलके जो है प्रोटीन बनाते हैं। और अमीनो एसिड को अगर मैं देखूं तो अमीनो एसिड के बीच में जो ये बॉन्ड दिख रहा है, इस बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो मैं क्या बोल सकता हूं? प्रोटीन इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड एंड अमीनो एसिड इज होल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो प्रोटीएज होता है वो प्रोटीन को तोड़ता है, और प्रोटीन को तोड़ेगा मतलब अमीनो एसिड के बॉन्ड को तोड़ेगा, और अमीनो एसिड के बॉन्ड कौन होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रोटीएज एंजाइम है वो पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करेगा, तोड़ेगा। सीधा बोल लीजिए, प्रोटीन जो है टूटेगा और अमीनो एसिड अलग हो जाएंगे। तो प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड, प्रोटीन इज क्लीव्ड ब्रेक्ड बाय प्रोटीएज। जो प्रोटीएज होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बैक्टीरिया से भी, फंजाई से भी। बैक्टीरिया से जैसे सुडोमोनास क्लोस्ट्रीडियम, और फंजाई से जो है एस्परगिलस नाइगर और एस्परगिलस फ्लेवस। अब जो प्रोटीएज होते हैं, प्रोटीएज एंजाइम आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू साइट एट विच दे कैटेलाइज क्लीव द प्रोटीन। देखो, मान लीजिए ये प्रोटीन है और आपके पास है प्रोटीएज जो कि प्रोटीन को तोड़ता है। ये आपके पास प्रोटीएज है जो कि प्रोटीन को तोड़ेगा। अब प्रोटीएज को हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे? प्रोटीएज को हम उस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे कि कहां से ये प्रोटीन को तोड़ेगा। अगर ये प्रोटीन को बाहर बाहर से तोड़ेगा, इस तरह से बाहर बाहर से प्रोटीन को तोड़ेगा, तो इसको हम बोलेंगे एक्सो। और अगर ये प्रोटीन को अंदर से तोड़ेगा, कहीं और से तोड़ेगा, अंदर से, बाहर से नहीं कहीं और से, तो उसको हम बोलेंगे एंडो। तो हम प्रोटीएज को क्लासिफाई कहां से करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं? हम प्रोटीएज को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द साइट एट विच दे कैटेलाइज द क्लीवेज ऑफ प्रोटीन। देखो, एक तो तोड़ेगा बाहर बाहर से तो एक्सो, और एक तोड़ेगा अंदर से, ऐसे याद रखो, अंदर आंदो, अंदर एंडो। ठीक है, और एक्सो मतलब एग्जिट, बाहर बाहर से।
तो एक तो होता है एक्सोपेप्टाइडेज, जहां पर जो है ये टारगेट करता है टर्मिनल एंड ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन के टर्मिनल एंड है, बाहर बाहर के एंड है, उसको तोड़ने वाला। और एक होता है एंडोपेप्टाइडेज, टारगेट द साइट विद इन अ प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर कोई भी साइट। और अगर प्रोटीन के बाहर बाहर बात करूं तो एक्सो, एग्जिट, बाहर बाहर। अब प्रोटीएज की इंपॉर्टेंस की बात चल रही है, तो प्रोटीएज एंजाइम आर रिक्वायर्ड इन डाइजेशन, क्योंकि हमें पता है कि हमारे प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और अमीनो एसिड जो है यूटिलाइज हो जाते हैं बॉडी में। सेकंड पॉइंट है, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन वेरियस फॉर्म ऑफ थेरेपी एज दे आर बेनिफिशियल इन ऑन्कोलॉजी, इन्फ्लामेशन कंडीशन एज वेल एज इम्यून रेगुलेशन। तो ये जो होता है इम्यून रेगुलेशन में हेल्पफुल होता है, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में, ऑन्कोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दे आर रिक्वायर्ड फॉर ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस। जो प्रोटीएज है, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम, वो ब्लड की कोगुलेशन प्रोसेस में रिक्वायर्ड होता है। साथ ही साथ दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन सेल डिविजन, एपोप्टोसिस, ग्रोथ, माइग्रेशन। प्रोटीएज एंजाइम और ऑल्सो इन्वॉल्व इन सेल डिविजन में भी हेल्प करता है, ग्रोथ में, माइग्रेशन में, एपोप्टोसिस में, और वुंड हीलिंग में भी। तो देखो, वुंड हीलिंग मतलब स्किन की रिपेयरिंग, सेल डिवीजन, ग्रोथ, एपोप्टोसिस, माइग्रेशन, ब्लड कोगुलेशन, इन्फ्लामेटरी कंडीशन, इम्यून रेगुलेशन, ऑन्कोलॉजी, और प्रोटीन का ब्रेकडाउन अमीनो एसिड में, ताकि अमीनो एसिड यूटिलाइज हो जाए बॉडी में। तो ये सारे में काम करता है प्रोटीएज। कई तरह के मैं प्रोटीएज एंजाइम आपको एग्जांपल दे रहा हूं नीचे, जैसे कि रेनिन, जो आपका बीपी वाला मैकेनिज्म होता है ना, किडनी वाला, रेनिन, पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, थ्रोम्बिन, और भी कई तरह के लिखा है मैंने, प्लाज्मिन, न्यूक्लियस। तो कई तरह के प्रोटीएज एंजाइम आपको मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा पेनिसिलिनेस। अब पेनिसिलिनेस क्या होता है, एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। हमने क्या करा था, फंगस थी, ठीक है, कौन सी फंगस थी ये फंगस का नाम है हमारा पेनिसिलियम नोटेटम। नोटेटम फंगस है ये। इस फंगस से हमने एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 की बात है, एंटीबायोटिक निकाली थी जिसका नाम है पेनिसिलिन। अब ये पेनिसिलिन से हम क्या करते हैं, कई तरह के बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ना, इन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम से, जो कि एक फंगस है, 1928 की बात है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम से, जो कि एक फंगस है, 1928 में पेनिसिलिन को आइसोलेट किया था। और पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, तो कई तरह के बैक्टीरिया को ये मारती है। ठीक है, हमें ये पता लग गया कि पेनिसिलिन क्या करती है, बैक्टीरिया को मारती है। ये पेनिसिलिन है, मान लो टेबलेट है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, ठीक है, हाई करो इसको, ये पेनिसिलिन है। और ये पेनिसिलिन क्या करेगी, बैक्टीरिया को मारने जा रही है। तो बैक्टीरिया भी आजकल समझदार हो गए। बैक्टीरिया क्या करते हैं, एक एंजाइम निकालते हैं जिसका नाम है पेनिसिलिएज, पेनिसिलिनेस। ठीक है, अब पेनिसिलिन अटैक करने जा रही है बैक्टीरिया पे, पर बैक्टीरिया को पता है कि भाई पेनिसिलिन आ रही है, तो बैक्टीरिया क्या रिलीज कर देगा, बैक्टीरिया रिलीज कर देगा पेनिसिलिनेस। अब ये पेनिसिलिनेस जो है, इस पेनिसिलिन को कन्वर्ट कर देगी, किसमें कन्वर्ट करेगी पता है, ये कन्वर्ट करेगी पेनिसिलोइक एसिड में। अब बताओ, हमारी पेनिसिलिन काम ही नहीं कर पा रही। क्यों काम नहीं कर पा रही, पेनिसिलिन तो एक एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन तो बैक्टीरिया को मारती है, पर पेनिसिलिन काम ही नहीं कर पा रही, क्योंकि जब पेनिसिलिन अटैक करने जा रही है, ये पेनिसिलिन जब बैक्टीरिया पे अटैक करने जा रही है, तो बैक्टीरिया बड़ा समझदार, बैक्टीरिया ने निकाल दिया एक एंजाइम जिसका नाम है पेनिसिलिनेस। और ये पेनिसिलिनेस एंजाइम ने इस पेनिसिलिन को कन्वर्ट कर दिया है पेनिसिलोइक में। तो अब पेनिसिलिन काम ही नहीं कर पाएगी। आप देखो, पेनिसिलिन जो है कन्वर्ट हो चुकी है पेनिसिलोइक में। ये पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है, जो कि आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री 6 सेमेस्टर में यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। वहां पूरी एंटीबायोटिक है, यूनिट नंबर 2 भी एंटीबायोटिक है पूरी, कुछ भी नहीं है स्ट्रक्चर में। देख लो, बड़ी इजी सी स्ट्रक्चर है, वहां पता लग ही जाएगा। बीटा लेक्टम रिंग है, ठीक है, बीटा लेक्टम रिंग वहां पढ़ा दूंगा मैं, स्ट्रक्चर है, देख लो, छोटी सी है। ठीक, अब पेनिसिलिन के रोल दे रखे हैं कि पेनिसिलिन जो है एंटीबैक्टीरियल है, पेनिसिलिन आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो इन्फेक्शन होती है उसको सही करती है, और बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो भी होते हैं, जैसे मेनिंजाइटिस होती है, सेप्टिसीमिया होता है, और भी जो भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन, उन सब में यूजफुल होती है पेनिसिलिन, वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये हो गया आज का आपका टॉपिक। अब ये नेक्स्ट लेक्चर है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको मिस मत करना। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया, पर हमने बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से सारे एंजाइम को, एज वेल एज एंजाइम के प्रोडक्शन को, जनरल कंसिडरेशन को, एंजाइम होता क्या है, एंजाइम क्यों यूज होता है, माइक्रोब्स की यूज, सबको डिटेल स्टडी कराए।
तो बायोटेक पढ़ने में मजा आता है ना। तो बायोटेक बोरिंग नहीं होती, डिपेंड करता है टीचर पे। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। टेलीग्राम से जुड़ जाना रेगुलर अपडेट के लिए, इंस्टाग्राम से जुड़ जाना मीम के लिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन, तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। जो भी टॉपिक आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।